हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम आपके प्यारा सा चैनल तनु क्लासेस आर्टको में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति शास्त्र का चौथा चैप्टर, जिसका नाम है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। उसी का हम लोग पार्ट 2 लेके आए हैं, यानी कि ये दूसरा वीडियो है। इससे पहले भी हम लोग एक वीडियो कर चुके हैं। जो भी नहीं देखें प्लीज आप लोग इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे जाइए, चैनल का प्लेलिस्ट पे जाइए, वहां से आप जो है पहला वीडियो को देख लीजिए, ठीक है। तो आप जैसे कि आप सबको पता है, इस चैप्टर में हम लोग सत्ता के वैकल्पिक केंद्र के बारे में पढ़ते हैं। सत्ता के वैकल्पिक केंद्र का मतलब हुआ कि जो टोटल दो, यानी कि एक आपका यूरोपीय संघ हो गया है ना, और एक आपका आसियान हो गया, तो इन दोनों के बारे में बेसिकली पढ़ते हैं। तो पहला वीडियो में हम लोगों ने यूरोपीय संघ के बारे में बहुत अच्छे डिटेल से पढ़ा, उसको देख लीजिएगा। आज के इस वीडियो में हम लोग आसियान के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए चैप्टर की शुरुआत करते हैं, थोड़ा बहुत रिवीजन कर लेते हैं। जैसे कि यूरोपीय संघ जो है उसका गठन कब हुआ था, तो 1992 के बाद। ऑप्शन आपको पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि यूरोपीय संघ का गठन कब हुआ था, तो 1992 के बाद, है ना। यूरोपीय संघ के पहले की क्या क्या घटनाएं हुई थी, तो आप सबको पता ही होगा। मार्शल योजना जो कि 1948 में हुआ था, आप सबको ये बात भी पता है। उसके बाद यूरोपीय देश की जो यूरोपीय देश यानी कि 1945 के बाद शीत युद्ध का दौर शुरू हुआ था, ये भी आपको पता ही होगा। उसके बाद नेटो का गठन हुआ था। नेटो का गठन कब हुआ था, ये भी आपको पता है, 1949 में, है ना। तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया यूरोपीय संघ के गठन के पूर्व, यानी कि यूरोपीय संघ का जो गठन हुआ था 1992 में, उससे पहले क्या क्या घटनाएं हुई थी आपका हो गया ये, है ना। अब आगे हम लोग देखते हैं यूरोपीय संघ की विशेषताएं। तो हम लोगों ने विशेषताओं को बहुत अच्छे से पढ़ा था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है। फिर हम लोगों ने जो है एक पॉइंट नोट किया था कि सुरक्षा परिषद के कुल जो है अस्थायी सदस्य कौन कौन है, तो अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस, यानी कि वीटो पावर किसको किसको है, तो टोटल 5 देश को है। एक अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस तथा ब्रिटेन। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। यूरोपीय संघ का मुख्य उद्देश्य भी आप सबको पता ही, हमने बहुत अच्छे से बताया था। उसके बाद maastricht संधि के बारे में बताया था। maastricht संधि का गठन कब हुआ था, 7 फरवरी 1992 को। ये ध्यान रखिएगा, आपको पूछा जाएगा कि maastricht संधि जो है इसका गठन कब हुआ था, तो इसका गठन हुआ था 7 फरवरी 1992 को। अच्छा, कहां पर हुआ था, तो ये जो है maastricht नामक जगह पर हुआ था, जो कि हॉलैंड में पड़ता है ना, ये वहीं पे हुआ था। तो ये चीज को जो है आपको ध्यान रखना है। इसको आमतौर पर यूरोपीय संघ की संधि भी कहा जाता है, ये भी चीज को आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जनमत संग्रह। जनमत संग्रह मतलब क्या हो गया, एक प्रकार का वोट देने का तरीका है ना। और जनमत संग्रह का मतलब हो गया डायरेक्ट वोट देने का तरीका, मतलब जनता जो है डायरेक्ट वोट देती थी। ऐसा नहीं है कि जैसे हम लोग भारत में क्या करते हैं, पहले एमपी चुनते हैं, फिर वो एमपी जाकर के प्रधानमंत्री को चुनता है, तो ये हो गया इनडायरेक्ट। लेकिन वहीं पे अगर हम लोग डायरेक्ट चुनते प्रधानमंत्री को, नहीं हम लोग डायरेक्ट प्रधानमंत्री को वोट दे रहे हैं, तो ये हो गया आपका डायरेक्ट, है ना। तो ध्यान दीजिए, हम लोग पहले क्या बनाते हैं, एमएलए बनाते हैं, फिर वो एमएलए जाकर के मुख्यमंत्री बनाता है, तो ये हो गया आपका इनडायरेक्ट। और हम लोग अगर डायरेक्ट मुख्यमंत्री को बनाते हैं तो ये हो गया डायरेक्ट। तो ये जनमत संग्रह का मतलब हो गया प्रत्यक्ष मतदान, यानी कि डायरेक्ट मतदान, है ना। अब आगे देखते हैं यूरोपीय संघ की नाकामियां क्या थी, कमजोरियां क्या थी। तो आप सबको पता है, हमने बहुत अच्छे से आपको बता रखा है, देख लीजिएगा पहला वीडियो को। अब आज का वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले है आसियान। आसियान जो है ये कई देशों का संगठन है। सबसे पहले आसियान का फुल फॉर्म देख लीजिए, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। हिंदी में होता है दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन, है ना। ध्यान रखिएगा, प्रश्न आपको पूछा जाएगा, फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, खास करके पॉलिटिकल साइंस में। तो ये चीज ध्यान रखना है कि आसियान का फुल फॉर्म क्या होता है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन। दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन, इसी को बोलते हैं शॉर्ट में आसियान। अब देखिए 1967 ईस्वी के अगस्त महीने में इंडोनेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस, मलेशिया तथा थाईलैंड ने बैंकॉक घोषणा पर हस्ताक्षर कर आसियान की नींव डाली, यानी कि आसियान की शुरुआत की। तो ये चीज को ध्यान रखना है। सबसे पहली पॉइंट कि आसियान का गठन फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप सबको पता ही है, मैंने अभी आपको बोला कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसका गठन कब हुआ था, तो 1967 ईस्वी के अगस्त महीने में हुआ था। कब हुआ था, 1967 के अगस्त महीने में जो है आसियान का गठन हुआ था। अच्छा, गठन के समय में कौन कौन सा देश था, तो उस समय इंडोनेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस, मलेशिया, थाईलैंड और बैंकॉक, ये सभी था। और इन्हीं देशों ने जो है हस्ताक्षर करके दक्षिण पूर्व एशियाई संगठन का, यानी कि आसियान का नींव डाला था, यानी कि शुरुआत किया था। अब आसियान का क्या क्या उद्देश्य था, क्योंकि कोई भी गठन होता है, कोई भी संगठन बनता है, कोई भी संधि बनता है, कोई भी एग्रीमेंट अगर बनता है कोई देश के बीच, तो उसका कोई ना कोई उद्देश्य होता है, कोई ना कोई पर्पस होता है। तो इसका पर्पस क्या है उसको हम लोग देखते हैं। देखिए, आसियान के गठन होने का जो पहला पर्पस है वो है इनमें सदस्य देश। इनमें सदस्य देश का मतलब इनमें जो भी देश अभी शामिल है आसियान में, है ना, वो क्या होगा कि आर्थिक विकास करने के लिए एक दूसरे से जुड़ गए और मिलजुल कर विकास करने लगे।
यानी कि आसियान के जो सदस्य देश है, आसियान में जितने भी देश है, जैसे कि मैंने भी आपको बताया टोटल इंडोनेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस, मलेशिया सभी देश है। तो ये सभी देश क्या करेगा, आर्थिक विकास में एक दूसरे का मदद करेगा और मिलजुल करके विकास करने का काम करेगा, है ना। और मिलजुल करके विकास करना ये लोग जो है करने भी लगे। यहाँ पर जैसे देख सकते हैं कि ये लोग जो है मिलजुल कर विकास करने लगे। अब दूसरा उद्देश्य क्या है आसियान का? आसियान का प्रमुख उद्देश्यों में से एक है सामाजिक सांस्कृतिक विकास हासिल करना, भी एक मुख्य उद्देश्य है ना। तो ध्यान रखिएगा, आसियान का जो दूसरा और सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट उद्देश्य है वो ये है कि सामाजिक और आर्थिक विकास भी करना, है ना। तीसरा पॉइंट है संयुक्त राष्ट्र संघ के नियम के आधार पर क्षेत्रीय शांति और स्थायित्व को बढ़ावा देना। और संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ के नियम पर, ध्यान रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनए के नियम के आधार पर जो क्षेत्रीय शांति है और जो अस्थायित्व है इसको बढ़ावा देना, यानी कि एक प्रकार का शांति की स्थापना करना। चौथा पॉइंट है निष्पक्षता, सहयोग तथा हस्तक्षेप को बढ़ावा देना, इस संघ का मुख्य उद्देश्य है। हस्तक्षेप का मतलब क्या हो गया? एक होता है हस्तक्षेप, हस्तक्षेप का मतलब होता है दूसरे के काम में दखल देना। तो हस्तक्षेप का मतलब हो गया दूसरे के काम में दखल ना देना, है ना। तो निष्पक्षता हो गया, सहयोग हो गया और हस्तक्षेप हो गया, इनको बढ़ावा देना इस संघ का यानी कि आसियान का जो है मुख्य उद्देश्य है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। सबसे पहला उद्देश्य आर्थिक विकास करना, एक दूसरे सभी देशों का जो भी देश इसमें शामिल है इस संगठन में उसका मदद करना। दूसरा है सामाजिक सांस्कृतिक विकास हासिल करना। तीसरा है क्षेत्रीय शांति और स्थायित्व को बढ़ावा देना, है ना। चौथा है आपका निष्पक्षता, सहयोग और हस्तक्षेप को बढ़ावा देना। अब देखिए आसियान में म्यांमार, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, ब्रुनेई दारुस्सलाम ने अपना जगह बनाई, अर्थात यह देश भी बाद के वर्षों में आसियान की सदस्यता ली और आसियान के सदस्य देशों की संख्या अब 10 हो गई है। अब यहाँ पर 2 पर आपको ध्यान रखना। सबसे पहली बात, आपको अगर पूछा जाएगा कि जब आसियान की स्थापना हो रही थी तो उस समय कौन कौन सा देश था, तो उस समय जो है इंडोनेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस, मलेशिया, थाईलैंड, बैंकॉक ये सभी था, है ना। और आगे अगर आपको पूछा जाएगा कि बाद के वर्षों में कौन से देश जो है इस संगठन में शामिल हुआ, तो बाद के वर्षों में यानी कि बाद में म्यांमार भी, कंबोडिया भी, वियतनाम भी, लाओस भी और ब्रुनेई दारुस्सलाम भी, ये सभी देश जो है इसमें शामिल हुए, है ना, और आसियान की सदस्यता ली। और अभी जो है टोटल आसियान के सदस्यों की संख्या टोटल 10 है। तो ध्यान रखिए आसियान के सदस्य आसियान में जो देश है तो उनकी संख्या कितनी है? 10, है ना। अब हम लोग देखते हैं आसियान शैली यानी कि आसियान वे। अभी आसियान शैली होता क्या है इसको बहुत अच्छे से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। देखिए आसियान ने टकराव रहित, औपचारिक, सहयोगात्मक, है ना, सहयोगात्मक मेल मिलाप को बढ़ावा देकर काफी सम्मान प्राप्त किया, जिसे आसियान शैली का नाम दिया गया, है ना। तो आसियान ने जो है टकराव रहित, औपचारिक, सहयोगात्मक मेल मिलाप को बढ़ावा देकर काफी सम्मान प्राप्त किया और आसियान शैली का नाम दिया गया। मतलब सिंपली अगर कहें तो आसियान का सिंपली कहना यह था कि भाई कोई भी देश हो आपस में बैठ करके उसको सॉल्व करो, ऐसा नहीं कि लड़ाई करो, टकराव करो। ये क्या कि टकराव नहीं करना चाहिए, यानी कि टकराव रहित, यानी कि कोई टकराव वगैरह नहीं कर रहे थे। ये अनौपचारिक कोई भी काम नहीं कर रहे थे, सारा चीज औपचारिक कर रहे थे। सहयोगात्मक, सभी का राय ले रहा था, जो भी मीटिंग वगैरह जो भी हो रहा था, है ना, इसको बढ़ावा ये बहुत ज्यादा दिया आसियान, जिससे क्या हो गया कि आसियान शैली का नाम इसको दे दिया गया। किसका नाम दे दिया गया? आसियान शैली, है ना। अब आगे देखते हैं आसियान के प्रमुख स्तंभ, क्या क्या इसका प्रमुख स्तंभ है देखते हैं हम लोग। देखिए वर्ष 2003 में आसियान ने 3 स्तंभ के आधार पर आसियान समुदाय निर्माण की दिशा में अपना कदम उठाया, है ना। तो आसियान का प्रमुख स्तंभ में है कि 2003 में जब आसियान ने 3 स्तंभ के आधार पर, एक है आपका आसियान सुरक्षा समुदाय, एक है आपका आसियान आर्थिक समुदाय, एक है आपका आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय। तो ये टोटल 3 स्तर पर जो है इन्होंने यानी कि आसियान ने आसियान समुदाय की निर्माण की, इसी दिशा में जो है अपना कदम उठाया। तो चलिए सबसे पहला पॉइंट को समझते हैं। इसका 3 स्तंभ में जो सबसे पहला स्तंभ है वो है आसियान सुरक्षा समुदाय। इसका मतलब क्या होता है? देखिए इसके तहत क्षेत्रीय विवादों को सैनिक टकराव तक ले जाएं, यानी कि सिंपली कहने का मतलब ये है कि आसियान सुरक्षा समुदाय में जो पहला स्तंभ था, जो पहला एक प्रकार का उद्देश्य था, वो ये था कि कोई भी अगर क्षेत्रीय विवाद हो तो उसको कहाँ लेकर जाएंगे? सैनिक टकराव तक, है ना। सैन्य का टकराव हो, सेना जो आपस में लड़े, उन तक लेके जाएंगे। दूसरा आसियान आर्थिक समुदाय, आसियान ने निवेश, श्रम तथा सेवाओं के मामले में FTA मतलब फ्री ट्रेड एरिया अर्थात मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने की ओर बढ़ा। सिंपली कहने का मतलब यह है कि आसियान जो है आर्थिक निवेश के लिए, श्रम यानी कि मजदूर के लिए तथा सेवा यानी कि सर्विस के मामले में इन्होंने जो है बिल्कुल फ्री कर दिया, मुक्त व्यापार क्षेत्र बना दिया, है ना। उसके उधर बहुत ज्यादा कदम उठाया इन्होंने, मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने की ओर बहुत ज्यादा इन्होंने जो है भूमिका निभाया। किसने? आसियान ने। तीसरा पॉइंट है आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय। इसके तहत क्या है? आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय के तहत है कि इस समुदाय में आसियान का मुख्य उद्देश्य क्षेत्रीय विवादों को सुलझाने के लिए
सैनिक का इस्तेमाल ना कर वार्ता यानी कि बातचीत द्वारा दोनों पक्षों के बीच सहमति स्थापित करना है ना। तो दो तीनों पर आपको समझ में आ गया कि आसियान का जो प्रमुख स्तंभ है, टोटल 3 स्तंभ है। सबसे पहला स्तंभ तो आपको समझ में आ गया कि कोई भी अगर क्षेत्रीय विवाद हो तो उसको क्या करेगा, सेना जो है उन तक लेके जाएगा, यानी कि सेना का टकराव हो उन तक लेके जाएगा। दूसरा आप लोगों ने देखा, इन्होंने श्रम के लिए, सेवा के लिए, निवेश यानी कि इन्वेस्ट करने के लिए, मजदूर के लिए, सर्विस देने के लिए, इन तीनों के मामले में इन्होंने जो है क्या कर दिया, मुक्त व्यापार क्षेत्र कर दिया है ना, मुक्त व्यापार क्षेत्र। तीसरा पॉइंट आप लोगों ने देखा कि इन्होंने जो है आसियान के मुख्य उद्देश्य में से सबसे पहला उद्देश्य मतलब कि तीसरा उद्देश्य क्या था कि कोई भी अगर मतलब कि विवाद हो तो उसको सुलझाने के लिए ये सैनिक का इस्तेमाल ना करके वार्ता यानी कि कन्वर्जेशन यानी कि बातचीत करके जो है उसको सॉल्व करने का प्रयास किया है ना। यानी कि कोई भी अगर विवाद हो जाए तो पहले लड़ाई नहीं, पहले कुछ नहीं, पहले सैनिक का इस्तेमाल नहीं, पहले क्या, बातचीत। तो ये हो गया आपका तीसरा। तो तीसरा का नाम है आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय। तो हो सके तो स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। प्लीज कॉपी कलम निकाल करके आप लोग बैठिए हमेशा, मैं बार बार नहीं बोलूंगा इस चीज को। और जो भी वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिएगा प्लीज, काफी मेहनत लगती है, बहुत लोग देख रहे हैं लेकिन लाइक नहीं किए तो लाइक आप लोग एक बार जाके कर दीजिए, कमेंट भी कीजिए और शेयर भी कीजिए अपने सारे दोस्तों को। क्लास शुरू होने से पहले एक बार शेयर कर दीजिए कि अरे क्लास शुरू हो गया जल्दी आ जाओ, और एक बार क्लास खत्म होने के बाद प्लीज, क्योंकि देखिए बहुत मेहनत लगती है पीडीएफ वगैरह सब कुछ बनाने में, आप सबको पता ही है, और आप लोग भी बहुत मेहनत करते हैं और ऐसे और भी मेहनत आप लोग को करना पड़ेगा जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आसियान क्षेत्रीय मंच। बहुत सारे स्टूडेंट जो है अभी भी नहीं पढ़ते हैं, तो प्लीज अब वक्त को बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखिए वक्त काफी कम है और ये वक्त आपको लग रहा है कि अभी इतना है, ये कब निकल जाएगा पता नहीं चलेगा। तो प्लीज आप लोग जो है जल्द से जल्द अपना जो भी है जल्दी से जल्द करें, है ना। देखिए वर्ष 1994 में ईस्वी में आसियान के सदस्य देशों ने आसियान क्षेत्रीय मंच यानी कि ARF की स्थापना की। इसका मुख्य उद्देश्य देशों की सुरक्षा और विदेश नीतियों में तालमेल बनाना है। सिंपली कहने का मतलब ये है कि आसियान क्षेत्रीय मंच का, इसका सबसे पहले पूछा जाएगा कि ये जो आसियान क्षेत्रीय मंच है इसका स्थापना कब हुआ था, तो 1994 में हुआ था, है ना। किसने किया था, तो आसियान के सदस्य देशों ने किया था इसका स्थापना। किसका, आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो आप सबको पता ही है, आसियान क्षेत्रीय मंच का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि सुरक्षा और विदेश नीतियों का तालमेल जो है वो बनाए रहे, है ना। सुरक्षा और विदेश नीति, जो भी देशों की सुरक्षा है और जो भी देशों की विदेश नीति है, इन दोनों के तालमेल जो है आपस में बनाए रहे, यही है आसियान क्षेत्रीय मंच का मुख्य उद्देश्य। ठीक है, तो 2 पॉइंट यहाँ पर पूछा जाएगा। इसका गठन 1994 में, और सुरक्षा और विदेश नीतियों में ये इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो देश की सुरक्षा और विदेश नीतियों के तालमेल में आपस में मेल मिलाप रखना, तालमेल बना के रखना अच्छे से, है ना। ARF आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा यहाँ पर। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है जो कि है आसियान के विजन दस्तावेज 2020, है ना। आसियान के जो विजन, मतलब विजन का मतलब क्या हो गया, एक प्रकार का मिशन, विजन, है ना। तो आसियान के विजन दस्तावेज 2020, अब ये क्या होता देखते हैं। इसमें अंतरराष्ट्रीय समुदाय में आसियान की एक बहिर्मुखी भूमिका को प्रमुखता दी गई है ना। तो आसियान के विजन में जो है, जो 2020 में जो विजन लागू हुआ था, इसमें क्या किया, अंतरराष्ट्रीय समुदाय में जो आसियान की एक बहिर्मुखी भूमिका है उसको प्रमुखता दी। उसके बाद इसके तहत आसियान का मुख्य उद्देश्य क्षेत्रीय विवादों को सुलझाने के लिए सैनिक का इस्तेमाल ना कर वार्ता द्वारा दोनों पक्षों के बीच सहमति स्थापित करना है। यही बाटी यहाँ से निकली है ना। और ये जो बात है वो कहाँ से निकली है, ये बात हो गया पर, है ना। ये जो बात है वो कहाँ से निकली है, यहीं से निकली है। तो चीजें आपको समझ में आ रही है कि आसियान जो है कोई भी सैनिक का इस्तेमाल ना करके वो बातचीत करना चाहता है, कोई भी मामला हो जाए। तो आप लोगों ने पहले आप 3 स्तंभ में जो तीसरा स्तंभ था वो यही था कि आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय क्या कहता था कि कोई भी विवाद हो उसको सुलझाने के लिए सैनिक का इस्तेमाल ना करके वार्ता का इस्तेमाल यानी कि कन्वर्सेशन यानी कि बातचीत करना चाहिए। और उन्होंने जो है इसके लिए आसियान के विजन दस्तावेज को लागू किया, है ना। 2020 में आसियान के विजन दस्तावेज को लागू किया, जिसका मुख्य उद्देश्य यही रखा गया कि कोई भी विवाद हो जाए इसको सुलझाने के लिए सैनिक का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम लोग वार्ता करेंगे यानी कि बातचीत करेंगे और दोनों पक्षों के बीच सहमति स्थापित करेंगे, यानी कि जो भी 2 पक्ष के बीच ये जो है विवाद हुआ हो। समझ रहे हैं कितनी इंपॉर्टेंट है, लड़ाई वगैरह नहीं करना चाहिए, आपस में बातचीत करके ही सुलझा लेना चाहिए। अब हम लोग देखते हैं भारत और आसियान का संबंध, है ना। अब तो आगे देखेंगे ना कि आखिर भारत और आसियान का क्या संबंध है, और प्रश्न आपको पूछा भी जाता है 5 नंबर का, तो प्लीज यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। देखिए भारत और आसियान का संबंध में जो सबसे पहला संबंध है वो ये है कि भारत आसियान के 3 सदस्य मलेशिया, सिंगापुर तथा थाईलैंड के साथ मुक्त व्यापार नीति पर समझौता किया है ना। तो आसियान का जो टोटल 3 सदस्य है, एक है आपका मलेशिया, एक है आपका सिंगापुर, एक है आपका थाईलैंड। तो इन तीनों देशों के साथ, ये तीनों देश जो है आसियान का सदस्य है, और इन तीनों के देशों के साथ जो है भारत का मुक्त व्यापार नीति यानी कि फ्री ट्रेड, है ना,
फ्री ट्रेड पॉलिटिक्स फ्री ट्रेड पॉलिसी, है ना। तो भारत आसियान का टोटल मतलब कि जो आसियान का टोटल 3 सदस्य है, तो भारत क्या किया, एक मलेशिया, सिंगापुर और थाईलैंड के साथ जो है मुक्त व्यापार नीति पर भी जो है वो समझौता किया। तो सबसे पहला तो यही संबंध हो गया कि ये जो है तीनों देश आसियान का सदस्य है, लेकिन भारत का तीनों देशों के साथ संबंध है, जबकि तो इस तरीके से क्या हो गया कि इसका संबंध हो गया आसियान के साथ, क्योंकि वो तीनों आसियान के साथ है। बात को समझिए, एक आपका मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, ये जो है आपका आसियान का सदस्य है, ठीक है। अब क्योंकि इसका संबंध आसियान का सदस्य है और भारत का जो संबंध है उसका, भारत का संबंध इन तीनों देशों से है, तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर भारत का संबंध इन तीनों देशों से है और इन तीनों देशों का संबंध आसियान से है, तो इसका मतलब हो गया कि भारत का संबंध जो है वो आसियान से है, ठीक है। तो संबंध कौन सा है, तो मुक्त व्यापार नीति। मुक्त व्यापार नीति का मतलब क्या होता है कि कोई भी देश अगर यहाँ पर आकर के कुछ करेगा बिजनेस वगैरह, तो मुक्त व्यापार नीति होगा। ऐसा नहीं कि उसके पास ज्यादा चार्ज वगैरह लिया जाएगा, टैक्स वगैरह लिया जाएगा। अब दूसरा पॉइंट है, वर्ष 2010 में आसियान भारत मुक्त व्यापार क्षेत्र व्यवस्था लागू की गई, है ना। एक एक पॉइंट को आप लोग सिर्फ देख लीजिएगा तो आपको 100% याद हो जाएगा। तो पहला पॉइंट आपने देखा कि भारत आसियान के 3 सदस्य मलेशिया, सिंगापुर तथा थाईलैंड के साथ मुक्त व्यापार नीति पर समझौता किया है। दूसरा है 2010 में आसियान भारत मुक्त व्यापार क्षेत्र व्यवस्था लागू की गई थी। 2010 में जो है आसियान भारत मुक्त व्यापार क्षेत्र व्यवस्था लागू की गई थी। तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा, 2010 में आसियान और भारत मुक्त व्यापार क्षेत्र मतलब क्या हो गया, जो अभी हमने आपको पढ़ा है व्यापार क्षेत्र के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंस है ARF, है ना, आसियान क्षेत्रीय मंच के बारे में पढ़ा है ना। तो इन लोगों ने जो है यानी कि आसियान और भारत, आसियान में टोटल जितना भी देश है और एक भारत, इन दोनों के बीच भी 2010 में एक संधि हुआ, जिसमें क्या हुआ कि मुक्त व्यापार क्षेत्र लागू किया गया, मुक्त व्यापार क्षेत्र। अब तीसरा पॉइंट है, आसियान एशिया का एकमात्र संगठन है जो एशियाई देशों तथा विश्व शक्तियों राजनीतिक और सुरक्षा के मामलों में बातचीत करने के लिए राजनीतिक मंच उपलब्ध कराता है। तो कहने का मतलब है कि आसियान जो है एक ऐसा संगठन है और एशिया का एकमात्र संगठन है जो कि जो भी एशियाई देश के बीच कोई भी विवाद होता है या फिर कोई भी विश्व शक्तियां राजनीतिक सुरक्षा वगैरह के मामले में कोई भी चीज होता है, तो ये लोग क्या करता है, आपस में एक मंच बुलाता है, एक मीटिंग बुलाता है, उपलब्ध कराता है। कौन, आसियान, है ना। अब अगला पॉइंट है, भारत ने भी वर्ष 1991 में पूरब की ओर देखो नीति, लुक ईस्ट, तो भारत जो है 1991 में पूरब की ओर देखो नीति यानी कि लुक ईस्ट तथा वर्ष 2014 में ईस्ट एक्ट अपनाई। इससे पूर्व एशिया के देशों से आर्थिक संबंधों में बढ़ोतरी हुई और इससे पहले जो है एशिया का जो भी देश था, इससे आर्थिक संबंधों में भारत का बहुत ही ज्यादा बढ़ोतरी हुआ। तो यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ पर बनता है कि भारत ने पूरब की ओर देखो नीति को कब अपनाया था, तो 1991 में भारत ने जो है पूरब की ओर देखो नीति को अपनाया था। उसके बाद वर्ष 2014 में उन्होंने जो है ईस्ट एक्ट अपनाई, ईस्ट एक्ट, है ना, ईस्ट एक्ट, ये भी चीज को आपको ध्यान रखना है। इससे पहले एशिया के देशों से आर्थिक संबंधों में बढ़ोतरी हुई। इसके अंतर्गत आसियान देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष 2018 की गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि बनकर आए थे और इसके अंतर्गत जो भी आसियान देशों के जो भी राष्ट्र अध्यक्ष है, आसियान देश का जो भी राष्ट्र अध्यक्ष है, वो जो है 2018 की गणतंत्र दिवस जो हुआ था भारत में, तो वहां पर वो जो है अतिथि बनकर के यानी कि मेहमान बनकर के आए थे। तो चीजें आपको समझ में आ गई, जो भी भारत और आसियान का संबंध है। पहला संबंध तो आप सबको पता ही है कि मलेशिया, सिंगापुर और थाईलैंड जो कि आसियान का सदस्य है, तो इन तीनों देशों के साथ हम लोग का भी एक क्या है, एक संधि है जो कि है मुक्त व्यापार नीति। और दूसरा है भारत जो है 2010 में कौन सा मतलब की व्यवस्था लागू किया था, मुक्त व्यापार क्षेत्र, है ना, मुक्त व्यापार क्षेत्र। उसके बाद आसियान एक ऐसा संगठन है, एक मात्र संगठन है जो कि क्या करता है, कोई भी शक्ति हो जाए, कोई भी विवाद हो जाए, उसको बैठ करके सुलझाने का या फिर मीटिंग बुला करके सुलझाने का, मंच बुला करके सुलझाने का प्रयास करता है। चीजें आपको समझ में आ रही है, तो ये हो गया आपका भारत और आसियान का संबंध। हो सके तो यहाँ पर भी आप लोग एक नोट बना लीजिएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं जो कि है चीनी अर्थव्यवस्था का उत्थान। चीनी अर्थव्यवस्था का उत्थान, इसको समझते हैं। देखिए अब हम लोग यहाँ पर चीन पे एंट्री कर चुके हैं, तो पहले हम लोगों ने जो है आसियान के बारे में डिटेल्स में पढ़ा। अब आपका ये चीन के बारे में है, चीनी अर्थव्यवस्था का उत्थान है, फिर चीन के बारे में, चीन अर्थव्यवस्था की क्या क्या समस्या है, फिर क्षेत्रीय तथा विश्व स्तर पर चीन के क्या क्या संबंध है, चीन और भारत के बीच क्या क्या संबंध है, भारत और चीन के बीच महत्वपूर्ण जो घटनाएं हैं वो क्या है, जापान की कहानी, उनकी जुबानी यानी कि जापान के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, फिर जो है आपका चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो बस हम लोग जो है आज यही तक रहने देते हैं, क्योंकि चीन जो है वो बहुत ही बड़ा टॉपिक है, ठीक है। तो जो आपका तीसरा वीडियो आएगा उसमें हम लोग चीनी अर्थव्यवस्था का उत्थान के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि बिल्कुल चीन के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे कि आप सबको पता ही होगा, हम लोगों ने कहा था कि इस वीडियो में हम लोग यूरोपीय संघ के बारे में पढ़ते हैं, आसियान के बारे में पढ़ते हैं, फिर जो चीन इतना महाशक्ति बन गया,
है ना। चीन इतना शक्तिशाली जो आज बन गया है, तो ये कैसे बना, क्या क्या हुआ, इनके बारे में पढ़ते हैं। फिर हम लोग भारत और चीन के बीच क्या संबंध है और क्या क्या विवाद है, इनके बारे में पढ़ते हैं। तो हम लोगों ने यूरोपीय संघ के बारे में, आसियान के बारे में पढ़ लिया। अब आपका बच गया चीन का आर्थिक महाशक्ति, और इसी के बीच हम लोग पढ़ लेंगे भारत और चीन का संबंध, और एक छोटा सा टॉपिक जापान के बारे में, बस 2 मिनट में हम लोग उसको समाप्त कर देंगे, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। ये आपका पार्ट 2 था। जो दूसरा और एक वीडियो आएगा जो कि होगा आपका पार्ट 3, वहां पर जो है ये चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा पार्ट 3 में। तो प्लीज जो भी वीडियो को लाइक नहीं किए कर दीजिएगा। जो भी पॉइंट हम आपको नोट करने के लिए बोलते हैं उसको जरूर कीजिए, और जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगे वो भी जरूर कीजिए, है ना। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बार जम करके शेयर कर दीजिए। बस थैंक यू सो मच। एक बार कमेंट भी जरूर कर दीजिएगा, है ना। कोई भी पीडीएफ अगर लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन पे आपको एक लिंक मिलेगा, वहां से आप पीडीएफ ले सकते हैं। सारा पीडीएफ आपको बिल्कुल बहुत ही कम प्राइस में दिया जाएगा, तो आप नीचे में लिंक मिलेगा, बस वहीं पे आप क्लिक करके ले सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।